नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने गुजरात से पाकिस्तान को दिए सख्त मैसेज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बनाए खास प्लान की। ऑपरेशन सिंदूर पर योगी सरकार के बड़े ऐलान की। देश भर में कोविड के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता की। बात करेंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दिए गए बयान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे IPL 2025 के फाइनल में मनाए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के जश्न को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पीएम मोदी का गुजरात से पाकिस्तान को सख्त मैसेज। कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध ही लड़ रहा, हम आतंकवाद के कांटे को निकाल कर रहेंगे। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित कर युद्ध लड़ रहा है, न कि प्रॉक्सी वार। पीएम ने कहा कि 6 मई के बाद मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान मिला, उनके ताबूतों पर झंडे और सेना की सलामी दी गई। यह उनकी सोची समझी रणनीति है। उन्होंने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि यदि तब आतंकियों को खत्म किया होता तो 75 साल तक ये समस्या न झेलनी पड़ती। पीएम ने चेतावनी दी, हमने आतंकवाद के कांटे को निकालने का फैसला किया है। भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन बार बार उकसावे पर चुप नहीं रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। दिल्ली के हर जिले के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया खास प्लान। आम आदमी को होगा फायदा, जिला मजिस्ट्रेटों को दिए ये निर्देश। दिल्ली के सभी 11 जिलों में जल्द ही विवाह का रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, लाइसेंस प्राप्त करना, जन शिकायत समाधान जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगी। अपनी तरह की पहली पहल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला मजिस्ट्रेटों DM को सभी जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा, ये मिनी सचिवालय स्थानीय स्तर पर तुरंत और इंटीग्रेटेड सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने जिला विकास समितियों, DDC के अध्यक्षों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की है। ओवैसी ने पाकिस्तानी PM आर्मी चीफ को स्टूपिड जोकर कहा। बोले, उनके पास अक्ल नहीं, चीनी मिलिट्री ड्रिल की फोटो दिखाकर अपनी जीत का दावा कर रहे। कुवैत में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों को बेवकूफ जोकर कहकर तंज कसा जब मुनीर ने शरीफ को 2019 की चीनी सैन्य ड्रिल की तस्वीर भेंट की, जिसे पाकिस्तान ने भारत पर जीत का सबूत बताया। ओवैसी ने कहा, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, जो इनके पास नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के दावों को हास्यास्पद करार देते हुए कहा, यह उनकी प्रचार मशीनरी की नाकामी है। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने की मांग की, क्योंकि IMF का $2 मिलियन का कर्ज आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा, भारत के मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा ईमानदार हैं। देश में कोरोना से 11 लोगों की हुई मौत, 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस। भारत में अब तक कोविड-19 से 11 लोगों की मौत दर्ज की गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 1047 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 5 मौतें हुई, जो देश में सर्वाधिक है। सक्रिय मामलों में केरल 430 केस के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 मामले हुए हैं। कर्नाटक में कुल 80 मामले हैं, जिनमें से 73 बेंगलुरु में है। पिछले एक सप्ताह में 787 नए मामले सामने आए हैं। 4 नए वेरिएंट LF7XFG, JN1 और NB181 दक्षिण और पश्चिम भारत में पाए गए हैं, जिन्हें ICMR और WHO द्वारा निगरानी में रखा गया है। अधिकांश मामले हल्के हैं और मरीज पर घर पर ही उपचार ले रहे हैं। सरकार ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 31 मई को पेश करेंगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, देंगी 100 दिनों का लेखा जोखा। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ चुनावी रैली में दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का बड़ा वादा किया गया था। सीएम रेखा गुप्ता अब 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली सरकार 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने इन 100 दिनों में आयुष्मान योजना को लागू करने का श्रेय लिया है। सरकार की माने तो इसके तहत दिल्ली के 30 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, जबकि 70 साल के बुजुर्गों का इलाज भी मुफ्त में हो रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 9 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत हो गई है। साथ ही यमुना नदी की सफाई एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ने कहा है कि यमुना में फेरी और क्रूज चलाने के लिए MOU का हो चुका है। साथ ही 27 नए STP प्लांट बनाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की माने तो यमुना के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है।
3 टुकड़े मान ली होती सरदार पटेल की बात तो नहीं होता पहलगाम अटैक, गुजरात में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह मानी गई होती तो पहलगाम जैसे आतंकी हमले न हुए होते। उन्होंने कहा 1947 में मां भारती के 3 टुकड़े किए गए, जंजीरें काटनी चाहिए थी लेकिन भुजाएं काट दी गई। उसी रात कश्मीर में पहला आतंकी हमला हुआ। पीएम ने बताया कि सरदार पटेल चाहते थे कि पीओके वापस लेने तक सेना न रुके, पर उनकी बात नहीं मानी गई। इसके परिणाम स्वरूप 75 साल तक आतंकवाद दंश झेलना पड़ा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रहा है। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकवाद की नीति छोड़ दे वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यूपी की बेटियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, शादी पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगी बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत बेटियों के विवाह पर 51,000 के बजाय अब 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च होगी। गरीब बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। जनपद में वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 7,064 वर वधुओं का सामूहिक विवाह कराया गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशन में बीते 7 मार्च को ही मझुआ ब्लॉक के गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में 531 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले लाभार्थियों पर अब 1 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें से 60,000 की धनराशि कन्या के खाते में डीबीटी से भेजा जाएगा, साथ ही 25,000 का उपहार दिया जाएगा। वहीं विवाह के आयोजन पर 15,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह ने बताया कि इसके पहले प्रति जोड़ा 51,000 रुपए खर्च होते थे। 35,000 रुपए कन्या के खाते में भेजा जाता था, साथ ही 10,000 रुपए की सामग्री प्रदान की जाती थी। वहीं 6,000 रुपए आयोजन पर खर्च होता था। देश में फैलेगी बिहार की खुशबू, लीची, आम, पान व मखाना पर डाक टिकट जारी। 5 रुपए की इन टिकटों में शाही लीची के गुच्छों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। बिहार के 4 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला मखाना और मघी पान को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकटों पर स्थान देकर सम्मानित किया है। जारी इन 5 रुपए के टिकटों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची के गुच्छों को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो अपनी अनूठी खुशबू और मिठास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पहल बिहार की सांस्कृतिक और कृषि विरासत को बढ़ावा देगी। बिहार के कृषि विभाग और डाक विभाग के इस सहयोग से शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, मिथिला मखाना और मघी पान की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। ये टिकट न केवल बिहार की खाद्य संस्कृति को दर्शाते हैं, बल्कि किसानों और उत्पादकों को नए बाजार और आर्थिक अवसर प्रदान करेंगे। इससे बिहार के उत्पादों की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। हम कोई भिखारी हैं जो सपा से भीख मांगेंगे, गठबंधन पर इमरान मसूद बोले। लोकसभा चुनाव वाला फार्मूला नहीं चलेगा। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम कोई भिखारी हैं जो सपा से भीख मांगेंगे। मसूद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा द्वारा कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें देने के फार्मूले को खारिज करते हुए कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ये फार्मूला नहीं चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस अपने बलबूते पर खड़ी होगी और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है। मसूद ने दावा किया कि 2024 में राहुल गांधी के नाम पर वोट मिले, जिससे वे सांसद बने। सपा विधायक आशु मलिक के साथ उनकी तनातनी भी चर्चा में है, जिसके चलते गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ गई है। मसूद ने कहा कि कांग्रेस सम्मानजनक समझौता चाहती है और पार्टी नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। तेजस के बाद भारत का दूसरा स्वदेशी फाइटर AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बनेगा। भारत में दुश्मन के रडार से रहेगा अदृश्य। भारत का स्वदेशी उन्नत मध्यम युद्धक विमान AMCA तेजस के बाद दूसरा स्वदेशी फाइटर जेट होगा, जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की वैमानिक विकास एजेंसी ADA द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। यह विमान दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहेगा। AMCA में कम रडार, क्रॉस सेक्शन, S आकार के वायु सेवन, आंतरिक हथियार खाड़ी और रडार अवशोषक सामग्री जैसे उन्नत स्टील्थ फीचर्स होंगे। यह वायु श्रेष्ठता, जमीनी हमले, शत्रु वायु रक्षा दमन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशनों के लिए सक्षम होगा। 25 टन वजनी ये 2 इंजन वाला विमान GE-F414 इंजन से शुरुआत करेगा, जबकि AMCA MK2 में 110 KN का स्वदेशी इंजन होगा। 2035 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और यह भारतीय वायुसेना के लिए 7 स्क्वाड्रन 126 जेट में शामिल होगा, जो इसे वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली बनाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कमबैक का किया ऐलान। बोली, अर्थी उठेगी तभी अमेठी से रिश्ता टूटेगा। 2029 का फूका बिगुल। 2024 में बम्पर हार के करीब 1 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लौटी। एक जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद जोरदार कमबैक का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जब तक मेरी अर्थी नहीं उठेगी, अमेठी से मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। स्मृति ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकते हुए कहा कि यह अमेठी की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहेगी। उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा, लेकिन
2024 में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 वोटों से हार गई थी। स्मृति ने कहा, मैंने 10 साल में अमेठी के लिए सड़कें, नालियां, बाईपास, मेडिकल कॉलेज बनवाए। यह रिश्ता खून का नहीं, संघर्ष और सम्मान का है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि 2029 में अमेठी फिर से बीजेपी की होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले IPL 2025 के फाइनल में मनाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का जश्न, दिया जाएगा इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून 2025 को होने वाले IPL 2025 के फाइनल से पहले समापन समारोह में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएगा और भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करेगा। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, हम अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को सलाम करते हैं, जिनके ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीरतापूर्ण प्रयासों ने देश को सुरक्षित और प्रेरित किया। यह आयोजन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित होगा, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। समारोह में सैन्य बैंड की प्रस्तुति और संगीतमय कार्यक्रम होगा। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान सहित सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन क्रिकेट और देशभक्ति का अनूठा संगम होगा। BSF की स्ट्राइक में पाकिस्तान की 72 चौकियां हुई थी तबाह। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो आया सामने। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसको लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। पहले सेना ने वीडियो और फोटो जारी करके इस ऑपरेशन की जानकारी दी। अब सीमा सुरक्षा बल BSF ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है और कहा कि BSF ने पाकिस्तान की 72 चौकियां तबाह की। जारी किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक नए वीडियो में BSF की ओर से पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर तक आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले दिखाए गए हैं। मोहम्मद यूनुस के बदले सुर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की तरह अधिकारों का लाभ उठाते रहेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की तरह ही सभी अधिकारों का लाभ उठाते रहेंगे। यह बयान ढाका में एक सभा के दौरान आया, जहां उन्होंने शांति और समावेशी समाज पर जोर दिया। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देगी और किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बयान भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों और शेख हसीना की आलोचनाओं के बीच आया है, जिन्होंने यूनुस पर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। यूनुस ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता की भी वकालत की, लेकिन रखाइन का जोड़ प्रस्ताव को सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद वापस ले लिया। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 146 रुपए सस्ता होकर 95,667 पर आया, तो वहीं चांदी का भाव 40 रुपए कम। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 146 रुपए गिरकर 95,667 रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 95,813 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 40 रुपए घटकर 97,357 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 97,397 रुपए प्रति किलो पर थी। अयोध्या, वृंदावन और काशी में लागू होगा अत्याधुनिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। चेहरा पहचानना होगा आसान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों अयोध्या, वृंदावन, काशी और प्रयागराज में अत्याधुनिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जाएगा। ये निर्णय लखनऊ के अलीगंज स्थित नए हनुमान मंदिर में इस तकनीक की सफलता के बाद लिया गया, जहां 96% सटीकता के साथ रियल टाइम चेहरा पहचानने में कामयाबी मिली है। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों की निगरानी को सुव्यवस्थित करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों से निपटना है। सिस्टम से मंदिर परिसरों में भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम तीर्थ स्थलों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। यह तकनीक काशी विश्वनाथ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और राम जन्मभूमि जैसे स्थानों पर प्रभावी होगी। भारतीयों के लिए बजी खतरे की घंटी। ट्रंप सरकार ने छात्रों को दी चेतावनी, बीच में छोड़ी पढ़ाई तो रद्द होगा वीजा। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारतीय और अन्य विदेशी छात्रों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कहा गया है कि अगर छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर बिना जानकारी दिए स्टडी प्रोग्राम से हटते हैं, तो उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अगर आप स्कूल को सूचना दिए बिना पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्लास छोड़ देते हैं या अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो आपका स्टूडेंट वीजा रद्द किया जा सकता है और आप भविष्य में अपने अमेरिकी वीजा के लिए पात्रता खो सकते हैं। बयान में कहा गया कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए हमेशा अपने वीजा की शर्तों का पालन करें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।